Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar and we are studying part B of third chapter generating and exploiting new entries. क्लास 6 में हमने इसका पार्ट ए पढ़ा था और उसमें हमने न्यू एंट्री जनरेशन को डिस्कस किया था और ये वाला पोर्शन जो था वो हमने उसमें कवर किया था। आज की क्लास में हम इसका स्टेज 2 जो है न्यू एंट्री एक्सप्लॉयटेशन उसको डिस्कस करेंगे और इस पोर्शन के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। एंट्री स्ट्रेटजी के बारे में, रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी के बारे में एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। न्यू एंट्री एक्सप्लॉयटेशन की स्टेज की तरफ जाने से पहले एक डिसीजन करना होता है कि डिसीजन टू एक्सप्लॉइट और नॉट टू एक्सप्लॉइट न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। इस डिसीजन के अंदर जो चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, जिनकी बेस पे वो ये डिसीजन करता है, वो ये 3 चीज़ें होती हैं: लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन न्यू एंट्री, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टिल ओपन, कंफर्ट विद मेकिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। ये 3 चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पर वो ये डिसीजन यस में या नो में करता है। हमने क्लास 6 में इसको डिटेल में किया था। जिन्होंने क्लास 6 जो है वो नहीं सुनी, वो पहले क्लास 6 सुन लें, उसके बाद ये क्लास 8 है, इसको फिर बाद में सुन लें। न्यू एंट्री एक्सप्लॉयटेशन में जो सबसे पहले हमारे पास आता है, दैट इज़ एंट्री स्ट्रेटजी फॉर न्यू एंट्री एक्सप्लॉयटेशन। द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ न्यू एंट्री कम्स फ्रॉम बीइंग फर्स्ट। कि जब कोई न्यू एंट्री मार्केट में आती है न्यू आइडिया के साथ, तो उसका नया होना ही बीइंग, तो वही उसका कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। इसको ऐसे एक्सप्लेन करने, न्यू एंट्रीज आर द फर्स्ट मूवर। फर्स्ट मूवर के बारे में आपने सुना होगा कि फर्स्ट मूवर के एडवांटेज जो है वो बिजनेसेस को होता है। बीइंग अ फर्स्ट मूवर कैन रिजल्ट अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस दैट कैन एनहेंस परफॉर्मेंस। इससे परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। किस किस तरह से ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। It includes cost advantage, less competitive rivalry, the opportunity to secure important suppliers and distribution channels, a better position to satisfy customers, the opportunity to gain expertise through participation. हम वन बाय वन इनको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेंगे। फर्स्ट इज़ कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज में ये होता है कि कोई एंटरप्रेन्योर जब अपनी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाता है या नए आइडिया के साथ मार्केट में आता है, तो उसको एक लॉन्ग रेंज ऑफ कस्टमर मिलते हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है बीइंग अ फर्स्ट मूवर। तो उसको एक बड़े मार्केट शेयर को उसको कवर करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है। तो उसको कॉस्ट एडवांटेज इस तरह हासिल होता है कि एक फ़िक्स्ड कास्ट जो उसकी है, उसके जो मशीनरी ने, उसके प्लांट ने, या जो उसका बिज़नेस है, जो उसका सिस्टम है, वो जो फिक्स्ड कास्ट के अंदर रहते हुए वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। फिक्स्ड कास्ट के अंदर रहते हुए वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, जिससे उसको कॉस्ट एडवांटेज हासिल होता है। पर यूनिट प्राइस उसकी कास्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेस कंपेटिटिव राइवलरी, कि कंपटीशन कम होता है। वो बीइंग अ फर्स्ट मूवर, आप मार्केट में आए, आपके कंपेटिटर्स है ही कोई नहीं। अगर कोई आता भी है तो बहुत कम आपके कंपेटिटर्स होंगे मार्केट में आने से, बीइंग अ फर्स्ट मूवर। तो वो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। आपकी मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है उसके ज़रिए। उसके बाद हमारे पास आता है द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। किसी भी बिज़नेस के जो सप्लायर्स होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीइंग अ फर्स्ट मूवर, एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि अपने जो सप्लायर्स हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको सिक्योर कर लेता है, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्टअप कर लेता है। जिससे क्या होता है कि उसकी जो ये साइड है वो सिक्योर हो जाती है। नए आने वाले उसके कंपेटिटर्स जो हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, थ्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही एक कंपेटिटिव पोजीशन में होता है। नेक्स्ट इज़ अ बेटर पोजीशन टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। अब उसको ज़्यादा मौका मिलता है कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, क्योंकि उसके साथ की कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। वो पोजीशनिंग कर सकता है अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा कि जब किसी मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं आती है, कोई नई प्रोडक्ट आती है और लोगों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल हो जाती है, तो ऐसे भी होता है कि उस प्रोडक्ट का नाम ही उसके ब्रांड से पड़ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्मथ बॉन्ड की। हम अक्सर लेदर की चीज़ें होती हैं, जूते होते हैं, इनको जोड़ने के लिए, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनको चिपकाने के लिए स्मथ बॉन्ड का यूज़ करते हैं। आपको उस जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो केमिकल होता है, वो जो पेस्ट होता है, उसका आपको नाम नहीं आता होगा, ठीक है।
लेकिन मेजॉरिटी जो है आप उनसे पूछेंगे तो उनका उसका नाम जो पता होगा वो स्मथ बॉन्ड ही पता होगा, जो उसका ब्रांड नेम है। ठीक है, जो स्मथ बॉन्ड ने उसको पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया तो सब उसने पहले पोजीशनिंग की लोगों के माइंड के अंदर के उस प्रोडक्ट के बारे में। बीइंग अ फर्स्ट मूवर हमें ज़्यादा पोजीशन मिलती है लोगों को हम सेटिस्फाई करें। द अपॉर्चुनिटी टू गेन एक्सपर्टीज थ्रू पार्टिसिपेशन, कि जब हम पार्टिसिपेशन करते हैं मार्केट के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, हमारे साथ कोई कंपटीशन में नहीं होता, हमें कस्टमर्स की अटेंशन मिलती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं, मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लोगों से फीडबैक लेके डिफरेंट तरीक़ों से। बीइंग अ फर्स्ट मूवर हमें ये एडवांटेज हासिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस। इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी जो सबसे पहले आता है। इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी क्या होता है? द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म डिपेंड्स ऑन द फिट बिटवीन इट्स बंडल ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं, तो हमारा कम्बिनेशन और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अगर इन दोनों के दरमियान बेस्ट फिट क्रिएट हो जाता है। फिट का मतलब होता है आपस में अलाइंड हो जाएं, ये सिंक्रोनाइज हो जाएं, एक दूसरे के साथ सही कनेक्ट हो जाएं, उससे क्या होता है हमारी फर्म परफॉर्मेंस गुड होती है। लेकिन अगर इसका बेस्ट फिट क्रिएट ना हो तो फिर क्या होता है, फर्म परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ द एंटरप्रेन्योर ऑफर्स अ न्यू प्रोडक्ट दैट हैज़ एट्रीब्यूट्स दैट मार्केट डज नॉट वैल्यू, then there is a poor fit between firm's current product offerings and the external environment and performance will be poor। अब एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उस मार्केट में उसको प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं दी जाती, बेस्ट फिट नहीं होता, वो फिट नहीं होती, जाके फिट तब होती है जब उसको वैल्यू दी जाए, तो उससे क्या होगा कि फर्म की परफॉर्मेंस पुअर होगी, अचीव परफॉर्मेंस नहीं होगी। इसमें हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसे हम कहते हैं की सक्सेस फैक्टर्स। द रिक्वायरमेंट्स दैट एनी फर्म मस्ट मीट टू सक्सेसफुली कम्पीट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। किसी ख़ास इंडस्ट्री के अंदर कम्पीट करने के लिए, वहाँ रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उस इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नए आने वाले फर्स्ट मूवर के लिए ये चीज़ें चैलेंज होती हैं कि उसको ये चीज़ें इनका अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहले से बिजनेसेस मौजूद हैं, क्योंकि उनके नेटवर्क्स होते हैं, वो तो इस चीज़ को पता लगा लेते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी होता है। लेकिन नए आने वाले के लिए चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो क्योंकि इन्वायरमेंट इनस्टेबल होता है, चेंज होती रहता है इन्वायरमेंट, तो किस वक्त किस इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, चीज़ें समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मे बी द की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ एन इंडस्ट्री इज़ सुपीरियर सर्विस। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग इंडस्ट्री है या होटलिंग है, उसमें सुपीरियर सर्विस जो है ये हो सकता है उसका की सक्सेस फैक्टर्स। रिलायबिलिटी जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, इसमें रिलायबिलिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। आपने वो उसका डॉलेंस का स्लोगन सुना होगा, डॉलेंस रिलायबल है, तो दैट इज़ देयर की सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, द लो कॉस्ट प्राइस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें लो कॉस्ट उनका बहुत ही एक डोमिनेंट फीचर होता है, तो उस इंडस्ट्री में कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जितनी आपकी कॉस्ट आपके कंट्रोल में होगी, आप उतनी कम प्राइस पे चीज़ सेल कर सकेंगे। हैविंग वंस टेक्नोलॉजी अडाप्टेड एज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। सॉफ्टवेयर जो हाउसेज हैं, जो आईटी की इंडस्ट्री है स्पेशली, इसमें देखें, इसके अलावा और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं। अब जब तक आप उन स्टैंडर्ड तक अपनी टेक्नोलॉजी को लाकर बिज़नेस नहीं करते तो आपके लिए बिज़नेस करना मुश्किल होता है। ठीक है, एक फ्लोर सेट कर दिया जाता है कि इस फ्लोर से नीचे अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, जो नई इंडस्ट्रीज़ इमर्ज हो रही होती हैं, कोई नई प्रोडक्ट आ गई, नई सर्विस इस तरह की आ गई जो पहले नहीं थी, वो नई एक इंडस्ट्री इमर्ज हो रही होती है, तो उसमें अनसर्टेनिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें, वहाँ के स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वहाँ की पॉलिसीज़ सेट नहीं हुई होती, जिसको स्टडी करके उसके ऊपर चला जाए। उसमें इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, डायनेमिक होती है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, तो फर्स्ट मूवर के लिए एक चैलेंज होता है।
Demand uncertainty. Demand uncertainty means difficulty in estimating the potential size of the market, how fast it will grow, and the key dimensions along which it will grow. आपने क्लास 7 के अंदर अगर देखा हो तो मार्केट सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे जो एंड में हमने उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पढ़े थे, उसमें हमने एक पढ़ा था मेजरेबिलिटी। ये उसके साथ थोड़ा लिंक करती है चीज़ कि डिमांड अनसर्टेनिटी जो होता है वो क्या होता है कि हमारे लिए किसी मार्केट का साइज़ उसको मेजर करना, साइज़ को एस्टिमेट करना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो उसको एस्टिमेट करना, हमें ये अंदाज़ा ना हो कि वो किस तरह ग्रो करेगा, ठीक है, और किस डायमेंशन से के साथ ग्रो करेगा, किस किस साइड पे ग्रो करेगा, लोगों की, हमारे कस्टमर की जो डिमांड है किस डायरेक्शन में जाएगी, ट्रेंड्स कैसे चेंज होंगे। तो डिमांड अनसर्टेनिटी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है, डिसएडवांटेज है फर्स्ट मूवर के लिए। टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, जिस तरह से हमने अभी पीछे बात की कि इसकी सक्सेस फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की स्टैंडर्ड सेट होते हैं। तो अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को लेके किसी मार्केट में एंटर होते हैं, उस मार्केट का वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वहाँ पे उसको यूज़ करके बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। क्या आप अब उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे? आपने सारी प्लानिंग की हुई है, आपने अपनी कंपनी खड़ी कर ली है, अपने सामान खरीद लिया है, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा उस वक्त एंटरप्रेन्योर के लिए कि अब वो चीज़ों को चेंज करे, ठीक है। चेंज किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को उस वक्त, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन असेसिंग वेदर द टेक्नोलॉजी विल परफॉर्म एंड वेदर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज विल इमर्ज एंड लीप फ्रॉग ओवर करंट टेक्नोलॉजी। लीप फ्रॉगिंग कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर लीप फ्रॉगिंग होती है कि नई इस तरह की इनोवेशंस होती हैं जो कि इतनी मकबूल हो जाती हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है उसको पीछे छोड़ देती हैं। ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज है। अडेप्टेशन, डिफ़िकल्टी इन अडाप्टिंग टू न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब एक नया बिजनेस मार्केट में आया है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि मार्केट चेंजेस को देख के अडेप्ट करी जाए। एक तो बिज़नेस वो है जो पहले से उस इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उन चीज़ों को इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, लेकिन अभी आप नया आइडिया लेके आए हैं, फर्स्ट मूवर हैं, तो आपके लिए चीज़ें अनसर्टन है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको नहीं पता, तो अडेप्टेशन आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। ये भी हमारे लिए चैलेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैलेंज आता है या डिसएडवांटेज होता है, फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज, वो है कस्टमर्स अनसर्टेनिटी। इसमें हमारे पास इट मीन्स द डिफ़िकल्टी इन एक्यूरेटली असेसिंग वेदर द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड वैल्यू फॉर देम। इस चीज़ को असेस करना मुश्किल होता है कि क्या ये प्रोडक्ट और सर्विस वाकई कस्टमर इसको वैल्यू देगा या नहीं। देखें, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन कस्टमर उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते, उसकी तरफ इंटेंशन ही कस्टमर की नहीं होती, रुजू ही नहीं करते। ओवरकम कस्टमर्स अनसर्टेनिटी बाय, हम कस्टमर अनसर्टेनिटी को इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग के, जिसे आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, यूट्यूब पे एक बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, SMS के ज़रिए होती है, न्यूज़पेपर से होती है, मुख्तलिफ़ ज़राए से एडवर्टाइजमेंट होती है। जितना इफ़ेक्टिव वे हो एडवर्टाइजमेंट का वो इख्तियार किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए लोगों को बताया जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में, कि ताकि लोग उस चीज़ को वैल्यू दें। इसके साथ है हाईलाइटिंग प्रोडक्ट्स बेनिफिट ओवर सब्स्टिट्यूशंस, कि लोग जो सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हिसाब से बताया जाता है कि हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जिस तरह आपने देखा होगा वॉशिंग पाउडर्स के कमर्शियल्स में होता है कि उसमें बताया जाता है कि आम पाउडर इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आम पाउडर दाग नहीं उतारता। जो तो वो जो आम पाउडर होता है, इसका मतलब है ये कि आप जो सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करते हैं इनके हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो सर्फ है वो या वॉशिंग पाउडर है वो ज़्यादा अच्छा जो वो है ना वॉश करता है चीज़ों कपड़ों को। फिर आता है एजुकेटिंग कस्टमर थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। आपने देखा होगा कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती है जिनकी डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, ठीक है। उन टेक्नोलॉजीज़ के डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल होते हैं साथ, कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने का ये तरीका है। आपने अक्सर आपके घर अगर जूस फैक्ट्री होती है उसको कहते हैं, या वो सेट जो होता है पूरा, जिसके अंदर आपके पास बीटर होता है, ब्लेंडर होता है, और उसमें आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, मिल्क शेक जिसमें बना लेते हैं और काफ़ी सारी और ग्राइंड करते हैं, ठीक है, चीज़ों को, ये सारा एक पूरा सेटअप होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैनुअल दिया होता है
कि आप इसको इस्तेमाल करके उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है, पिक्चर्स बनी होती हैं किस तरह से इन टूल्स को यूज़ करना है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है कस्टमर को, ताकि कस्टमर को वो चीज़ इस्तेमाल करना आसान लगे, यूज़र फ्रेंडली लगे। लीड टाइम, इसको हम कहेंगे शॉर्ट लीड टाइम, कि आप फर्स्ट मूवर हैं, आपने टेक्नोलॉजी लाई मार्केट से, आपने प्रॉफिट कमाया, आप जब तक कोई और दूसरा नहीं था आप प्रॉफिट कमाते रहे। जैसे ही कंपेटिटर्स आने शुरू होंगे आपका लीड टाइम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर आप लीडर मार्केट में लीड नहीं कर सकते, आपके साथ और बहुत सारे कंपेटिटर्स आ जाएंगे जो सेम चीज़ बना के मार्केट में देना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें तो मोबाइल गेम्स जो हैं, वो जो एंड्रॉयड गेम्स जो हैं, प्ले स्टोर पे अगर आप इस चीज़ को सर्च करें, जो कोई भी नई चीज़ गेम ट्रेंडिंग में आती है, जिस तरह स्विचिंग कलर्स था और काफ़ी सारी पास्ट में इस तरह की पजल गेम्स थी जो कि ट्रेंडिंग में थी, बहुत ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही कोई गेम ट्रेंडिंग में आती है तो उसका एक लीड टाइम होता है जिसके अंदर वो ट्रेंडिंग में रहती है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि अब मैंने वो गेम खेलनी है तो मैं सर्च करूंगा उसका नाम, तो उस नाम से किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस की मुझे एप्लीकेशन मिलेगी, मैं डाउनलोड करके खेलने शुरू हो जाऊंगा। इससे फिर बाकी भी फ़ायदा उठाते हैं। वो जो पहला फर्स्ट मूवर था उसका जो लीड टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, वो थोड़े से टाइम के लिए वो उससे फ़ायदा उठाता है, लेकिन बाद में जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि पहले वाली गेम के ग्राफिक्स में थोड़ा फ़र्क था, फलां चीज़ों में फ़र्क था, वो उन चीज़ों को ख़त्म करके अपनी अपलोड कर देते हैं एप्लीकेशन, जिस वजह से वो भी अच्छी खासी मार्केट से बेनिफिट ले लेते हैं। द ग्रेस पीरियड इन विच द फर्स्ट मूवर ऑपरेट इन द इंडस्ट्री अंडर कंडीशन ऑफ लिमिटेड कंपटीशन, ठीक है। लीड टाइम कैन बी एक्सटेंडेड इफ द फर्स्ट मूवर कैन erecct बैरियर्स टू एंट्री बाय। क्या हो सकता है, लीड टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, किस तरह एक्सटेंड किया जा सकता है? बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर थोड़ी लॉयल्टी का फैक्टर आ जाता है कि आपका कस्टमर को आप इतना अच्छा सर्व करते हैं या कस्टमर के साथ ऐसा आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाता है, वो चाहे जितने कंपेटिटर्स आ जाएं, उसके अल्टरनेटिव्स आ जाएं, वो आपकी प्रोडक्ट छोड़ किसी के पास नहीं जाता। फिर दूसरे नंबर पे आता है बिल्डिंग स्विचिंग कॉस्ट, कि अगर आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को छोड़ कर दूसरी प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो उसको उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़े। आपकी प्रोडक्ट्स में ऐसे फ़ायदे मौजूद हों जो कि दूसरी प्रोडक्ट में उसे ना मिलें, ठीक है। जिस तरह से अगर कोई एंड्रॉयड यूज़ करता है, एंड्रॉयड को छोड़ के वो इस्तेमाल करने शुरू हो गया है आईफोन, ठीक है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसने यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो अब जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर से गेम्स डाउनलोड कर लेता था और चीज़ें, अब वो फ़ायदे तो उसको नहीं मिलेंगे, वो स्विचिंग कास्ट उसको पड़ेगी, लेकिन दूसरे फ़ायदे उसके लिए हैं। वहाँ पे उसकी जो टेक्नोलॉजी उसकी फ़ास्ट है और रिलायबल ज़्यादा है उसकी टेक्नोलॉजी। लेकिन यह है कि जो इसके यहाँ पे फ़ायदे थे, यहाँ पे जितनी उसको फ्लेक्सिबिलिटी हासिल थी, उस यूज़र को इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे हासिल उसको नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के पास एंड्रॉयड होते हैं। फिर वहाँ से वो उसको कंफर्ट ज़्यादा फिजिबल था भी एंड्रॉयड रखना। प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट यूनिकनेस, आपकी प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है, ऐसा फीचर है जो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, तो आप उसको अगर प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहते हैं तो आपका लीड टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। जिस तरह अगर आप देखें ना, इंटेल प्रोसेसर्स हैं, तो उन जैसे प्रोसेसर अभी तक कोई कंपेटिटर ऐसा नहीं है कि जो इंटेल के प्रोसेसर वैसे बना सके। आप जितने भी लैपटॉप्स उठा के देखेंगे किसी कंपनी के भी, तो इंटेल ही जो है वो प्रोसेसर्स उनको प्रोवाइड करता है, इंटेल की चिप आपको उसके ऊपर लगी हुई मिलेगी। सिक्योरिंग एक्सेस टू इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एडवांटेजेस में। अगर आपने अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिक्योर किया हुआ है तो वो आपका लीड टाइम बढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी फॉर न्यू एंट्री एक्सप्लॉयटेशन। रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी में हमारे पास आता है, रिस्क इज ड्राइव फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज ओवर मार्केट डिमांड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एक्शन ऑफ कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स के एक्शंस की वजह से और जो मार्केट की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, जो मार्केट के अंदर मार्केट डिमांड है, इन सब चीज़ों में अनसर्टेनिटी जो होती है उससे रिस्क डिराइव होता है। रिस्क क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डाउन साइड लॉस, कि आपका नुकसान में जाने का खदशा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और स्कोप क्या होता है? स्कोप मीन्स अ चॉइस अबाउट विच कस्टमर ग्रुप्स टू सर्व एंड हाउ टू सर्व देम। जिस तरह जो हमने मार्केट सेगमेंटेशन क्लास 7 में हमने जो डिस्कस किया है मार्केट सेगमेंटेशन,
मार्केट सेगमेंटेशन का मकसद ये होता है कि आप अपना स्कोप डिफाइन करते हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट किस कस्टमर ग्रुप को बेचनी है, ठीक है, किन लोगों को अपने आपने सर्व करना है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आप अपनी मार्केट को बहुत प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपना मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उस मार्केट में आप मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि ये पर्टिकुलर लोग मेरे कस्टमर्स हैं और इनको मैंने हाथ से नहीं जाने देना। इसमें हमारे पास आता है 2 स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू रिड्यूस दीज अनसर्टेनिटीज। रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी, रिस्क को कम करने की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, मार्केट स्कोप स्ट्रेटजी एंड अदर इज इमिटेशन स्ट्रेटजी। मार्केट स्कोप स्ट्रेटजी क्या होता है? फोकस ऑन विच कस्टमर ग्रुप टू सर्व एंड हाउ टू सर्व देम। वही बात कि मार्केट स्कोप स्ट्रेटजी में आप अपने कस्टमर्स के ऊपर फोकस करते हैं कि किस कस्टमर ग्रुप को हमने टारगेट करना है। इमिटेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है? इन्वॉल्व्स कॉपिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अदर, दूसरे लोगों की प्रैक्टिसेस। अब आपने न्यू एंट्री के तौर पे तो आ गए, जो उस मार्केट इंडस्ट्री में पहले से लोग काम कर रहे हैं, वो जिस साइड पे हालात के बदलने की वजह से उनका जो एक्शन होता है, डिसीजंस होते हैं, आप भी वैसे ही डिसीजन लेते हैं। यहाँ मार्केट स्कोप स्ट्रेटजी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ वो आती है नैरो स्कोप स्ट्रेटजी। हम नैरो स्कोप स्ट्रेटजी में क्या करते हैं? अपना स्कोप नैरो करते हैं। जो हमारा कस्टमर्स का ग्रुप होता है वो एक स्मॉल ग्रुप को हम टारगेट करते हैं और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी जो वांट्स होती हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। इसमें होता है फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, लोकलाइज बिजनेस ऑपरेशंस एंड हाई लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि आप अपनी प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा हो सकता है ना कस्टमाइज़ करते हैं। कि तो सेकंड पॉइंट है कि लीड टू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज। इससे क्या होता है कि वो बिज़नेस जो है उस फील्ड के अंदर, उस मार्केट सेगमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स आपने देखी होंगी जो कि क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर सर्व कर रहे होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनके पास उस खास प्रोडक्ट का नॉलेज बाकी सबसे ज़्यादा होता है। Reduce some competition related risk but increase the risk associated with market uncertainty। इससे क्या होता है? कंपटीशन के साथ हमारा रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है कंपटीशन की वजह से, लेकिन जो मार्केट अनसर्टेनिटी के साथ रिस्क होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसमें मसला होता है हमारे लिए। ब्रॉड स्कोप स्ट्रेटजी में भी होती है, इसमें मार्केट स्कोप स्ट्रेटजी में ब्रॉड स्कोप में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस मैनी डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। हम इसमें क्या करते हैं? मुख्तलिफ मार्केट सेगमेंट्स ले लेते हैं और उन सारे मार्केट्स के लिए एक लॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हर कोई अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि मुझे किस स्ट्रेटजी के ऊपर जाना है, नैरो के ऊपर जाऊँ या ब्रॉड के ऊपर जाऊँ। ये एंटरप्रेन्योर या जो बिज़नेस करने वाला है वो उसको डिसाइड करेगा अपने हालात को देखते हुए। स्ट्रेटजी इमर्जेस थ्रू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ लर्निंग प्रोसेस। इससे क्या होगा कि ये स्ट्रेटजी इमर्ज किस तरह होती है? कि लर्निंग प्रोसेस से होती है। जैसे जब वो मार्केट में काम करता है तो वो उसकी लर्निंग होती है। वो हमने जिस तरह एडवांटेजेस में पढ़ा था कि वो सीखता है बहुत कुछ, वो सीखते सीखते इन चीज़ों को समझ लेता है, इन चीज़ों को स्ट्रेटजी को डेवलप, उस तरह की स्ट्रेटजीज डेवलप करता है। ओपन्स द फर्म अप टू मैनी डिफरेंट फ्रंट्स ऑफ द कंपटीशन। इससे क्या होता है कि उस कंपनी को मुख्तलिफ फ्रंट्स पे जाके काम करने का मौका मिलता है। रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केट अनसर्टेनिटी बट इंक्रीज एक्सपोजर टू कंपटीशन। देखें यहाँ पे ब्रॉड और नैरो में ये दो फ़र्क हैं। नैरो में ये होता है कि जो कंपटीशन है वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी के हिसाब से रिस्क हमारा बढ़ जाता है। ब्रॉड में ये होता है कि मार्केट अनसर्टेनिटी के हिसाब से रिस्क हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हम एक लंबी रेंज को टारगेट कर रहे होते हैं ना। अगर मार्केट में थोड़ी चेंजेस आएँ तो चल जाता है, हो जाता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सेगमेंट्स हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे होते हैं। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है उसकी वजह से, तो वहाँ पे हमारा रिस्क जो है, अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है। इमिटेशन स्ट्रेटजी क्या आता है? वाई डू इट, हम क्यों करनी चाहिए, ठीक है, हम क्यों करें, वाई डू इट। इट इज़ ईजियर टू इमिटेट द प्रैक्टिसेस ऑफ सक्सेसफुल फर्म्स। जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उनको आप कॉपी करें, ठीक है, इमिटेट करें जो वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोतीक स्टार्ट करते हैं तो आप जे डॉट को कॉपी करना शुरू कर दें,
या इस तरह के और जितने कलेक्शन हैं, मुख्तलिफ़ तरह के बुटीक्स हैं, फैशन स्टोर हैं, आप देखें वो किस तरह के डिज़ाइंस बना रहे हैं, आप उस तरह के बनाने स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक तो है आप खुद रिसर्च करें, सारा कुछ, उतने रिसोर्स तो आपके पास नहीं है। जब उतने रिसोर्स नहीं हैं तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो मार्केट में सक्सेसफुल लोग हैं उनको कॉपी करें। इट कैन हेल्प डेवलप स्किल्स नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, इंडस्ट्री के अंदर वो स्किल्स डेवलप करने में आसानी होगी कि जब कोई सक्सेसफुल बिजनेस कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बनाने के लिए जो स्किल्स चाहिए, तो लाजमी बात है आप जब कॉपी करेंगे तो आपको भी वैसी स्किल्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा। आप अपने लोगों को ट्रेन करेंगे तो उससे स्किल्स डेवलपमेंट भी होती है। इट कैन हेल्प डेवलप स्किल्स नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री, जो उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। इट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल लेजिटिमेसी। अब हम देखते हैं कि इमिटेशन कैसे की जाती है। टाइप्स ऑफ इमिटेशन जो हैं वो क्या है, फ्रेंचाइजिंग एंड मी टू स्ट्रेटजी। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, अ फ्रेंचाइजी acquire the use of a proven formula for new entry from a franchisor। इससे ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिज़नेस कर रही है, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस है, तो आप क्या करें, उसकी फ्रेंचाइज ख़रीद लें। ठीक है, आप उसकी फ्रेंचाइज एक्वायर कर लेते हैं, उससे क्या होता है आपको उसका फार्मूला मिल जाता है, आप उसको उसकी प्रोडक्ट मिल जाती है। फ्रेंचाइजिंग और एक और चीज़ होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में भी ऐसे होता है कि वो आपको लाइसेंस दे देते हैं और अपनी वो जो फार्मूला होता है, वो जो उनका टेक्नोलॉजी होती है, वो भी आपको मिल जाती है। आप क्या करते हैं, उनके नाम से प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है मी टू स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, कॉपिंग प्रोडक्ट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड अटेम्प्टिंग टू बिल्ड एन एडवांटेज थ्रू माइनर वेरिएशंस। ऐसी प्रोडक्ट को कॉपी करना जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, मार्केट में पहले से चल रही हैं, और उनके अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस करें। अगर कोई और तरह की प्रोडक्ट है जो कि स्पेशल किसी कंपनी के प्रोडक्ट है, उनके अंदर आप थोड़ी वेरिएशन करके, मतलब आपने आइडिया वो कॉपी किया लेकिन वेरिएशन करके अपनी प्रोडक्ट बेचने शुरू। मैनेजिंग न्यूनेस में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है लायबिलिटीज़ ऑफ न्यूनेस। लायबिलिटी ऑफ न्यूनेस अराइज फ्रॉम यूनिक कंडीशन, कॉस्ट इन लर्निंग न्यू टास्क। अब ये जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, आप अपनी न्यूनेस को किस तरह मैनेज करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो यूनिक कंडीशंस हैं उनमें पहली जो चीज़ है कि आपकी लर्निंग की कास्ट होती है, आपके जो लोग हैं उनको आप सिखाते हैं, आप खुद सीखते हैं, उसकी जो आपको कास्ट पड़ती है। दूसरे नंबर पे आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेट की हैं, उनके अंदर चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है, और उसके यह गैप आ रहा है। ओवरलैप का मतलब है कि दो तीन जो लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं। गैप का मतलब आता है कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कोई भी नहीं कर रहा, मतलब दो लोगों ने मिल के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है और उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि जब वो दोनों इकट्ठे उसको करने की कोशिश करेंगे अपने अपने तरीके से तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। लेकिन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी जाए बंदे को, और दूसरे बंदे को दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो ओवरलैपिंग नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज नहीं होगा। तो ये ओवरलैपिंग और गैप का मसला भी आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम न्यू नई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। अनएस्टेब्लिश्ड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन। एक अनएस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो है वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो उस कंपनी के अंदर होता है मौजूद, जो कि आस्ते आस्ते इस्टेब्लिश होता है। ये भी एक लायबिलिटी होती है कि इस चीज़ को भी ठीक किया जाता है। न्यू फर्म नीड टू एजुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, ये उनकी ज़रूरी होता है, उनकी लायबिलिटी होती है। फैसिलिटेट कॉन्फ्लिक्ट ओवर रोल्स, प्रोमोट एक्टिविटीज़ दैट फॉस्टर इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड फंक्शनल कॉर्पोरेट कल्चर। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है लायबिलिटीज़ के बाद एसेट्स ऑफ न्यूनेस। न्यूनेस के एसेट्स कौन से हैं? लेक ऑफ इस्टेब्लिश रूटीन सिस्टम एंड प्रोसेसेस प्रोवाइड द लर्निंग एडवांटेजेस। न्यूनेस में नई कंपनी में क्या होता है कि रूटीन इस्टेब्लिश नहीं होती, ठीक है, सिस्टम्स इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं होते, प्रोसेसेस जो हैं इनको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, तो और उसके साथ कहता है हाई लाइटेंड एबिलिटी टू लर्न न्यू नॉलेज इन अ कंटिन्यूस चेंजिंग environment is an important source of competitive advantage।
अच्छा, इसमें जो बात की गई है वो ये है कि कॉन्टीन्यूस लर्निंग होती है, ठीक है। चेंजिंग एनवायरनमेंट में एक मुसलसल एबिलिटी टू लर्न मार्केट चेंजेस, तो उससे क्या होता है, कंपैटिटिव एडवांटेज डेवलप होता है एक एसेट की तरह ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।